नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 3 डेनिश तथा फ्रेंच कंपनियों का आगमन और कर्नाटक के 3 युद्ध। आप सभी को पता ही होगा कि आंग्ल और फ्रेंच यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो 3 युद्ध हुए थे उसे कर्नाटक के प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और साथ ही हम लोग हल करेंगे 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। यह वीडियो खासतौर पर 71वीं बीपीएससी और दूसरे स्टेट के पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित ऑलरेडी 2 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से संबंधित है। ठीक है, तो इस तीसरे वीडियो में हम लोग विस्तार से पूरे चैप्टर को समझेंगे। पहले डेनिश, फिर फ्रेंच के कंपनियों के आगमन और उसके बाद किस तरह से अंग्रेजों को चुनौती दी फ्रांसीसियों ने और उनके बीच किस तरह से 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए और धीरे धीरे कैसे अंग्रेजों ने वर्चस्व स्थापित किया फ्रांसीसियों पर और बाकी यूरोपीय देशों पर भी, और उसके बाद भारत में उसका एक छत्र राज हो गया। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज अच्छे से समझेंगे, उसके बाद संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न जो है, अंग्रेजों के बाद भारत में किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ? ऑप्शन है आपके सामने डेनिश, फ्रांसीसी, स्पेनिश या डच। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए डेनिश यानी डेनमार्क। डेनमार्क को डेनिश यहाँ पे कहा जाता है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित एक ट्रिक दिया था हमने, PDADF, P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, A फॉर अंग्रेज, D फॉर डेनिश और F फॉर फ्रांसीसी। तो चौथे नंबर पर हम लोगों ने अंग्रेजों के आने तक की पूरी कहानी पिछले 2 वीडियो में समझ ली है। तो आज हम लोग डेनिश, फ्रेंच और फिर आंग्ल फ्रेंच युद्ध के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो डेनिश का यानी डेनमार्क के कंपनी का ज़्यादा समय नहीं रहा। एक छोटा सा कहानी है जिसको हम लोग एक क्वेश्चन में उसके एक्सप्लेनेशन में समझ लेंगे। अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश व्यापारिक कंपनी 1616 ईस्वी में आए। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 ईस्वी में तंजौर के ट्रावनकोर, वर्तमान जो तमिलनाडु है, तो वहां के तंजौर के ट्रावनकोर में स्थापित की एवं 1676 ईस्वी में इन्होंने बंगाल के श्रीरामपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। डेनिश कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रहे और 1845 ईस्वी तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई। तो डेनिश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, डेनिश जो है अंग्रेजों के बाद चौथी यूरोपियन कंपनी थी जो भारत आई। 1616 ईस्वी में आई। 1620 ईस्वी में इसने अपनी प्रथम फैक्ट्री तंजौर के ट्राकेम्बर में स्थापित की। दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित की और 1845 ईस्वी तक ये सारी अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर वापस चली गई। ठीक है, तो डेनिश से संबंधित नहीं था। आगे हम लोग फ्रांसीसियों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं, उसके बाद पूरे फ्रेंच कंपनी का भारत आगमन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर कर्नाटक के प्रथम युद्ध के सारे पॉइंट्स को सब कवर करेंगे और फिर एमसीक्यू के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फ्रांसीसी कंपनी से संबंधित पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में, 1669 ईस्वी में या 1674 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1664 ईस्वी में। कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में कंपनी द इंडस ओरिएंटल नामक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी जिस पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। अब इससे संबंधित यानी फ्रांसीसी कंपनी से संबंधित सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे। 3-4 स्लाइड्स में इसको समझेंगे और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू को
सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें कितने प्रश्न याद रहते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। इसको आप एज ए नोट्स समझ के याद करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, और हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट लेके 2-3 बार देखने का प्रयास करिएगा। पूरी चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन। यूरोपीय देशों में सबसे अंत में फ्रांस के व्यापारी भारत आए, और उनमें कौन महत्वपूर्ण थे? हेनरी चतुर्थ, रिचलू और कोलबर्ट जैसे कुछ फ्रांसीसियों ने पूर्वी व्यापार के महत्व को महसूस किया। कोलबर्ट कौन था? तो कोलबर्ट उस समय फ्रांस के जो सम्राट थे, लुई 14वें, ठीक है। तो फ्रांसीसी कंपनी की जब स्थापना हुई उस समय फ्रांस के सम्राट कौन थे? लुई 14वां, याद रखिएगा। तो उसी के मंत्रालय का एक मंत्री थे कोलबर्ट, सम्राट लुई 14वें का मंत्री था कोलबर्ट, ठीक है। कोलबर्ट के लगातार प्रयासों के बाद, काफी प्रयासरत रहे, उसके बाद 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी द इंडस ओरिएंटल के नाम से जाना गया। इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था, यह स्वायत्त नहीं थी, फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था। और क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन, जिसे फ्रैंको कैरो के नाम से भी जाना जाता था, उसकी अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा, जिसके साथ ईरान का एक निवासी था मरकारा, वो भी साथ आया था, क्योंकि भारत में उस समय मुगल का शासन था और राज दरबार में अरबी भाषा बोली जाती थी, ठीक है। तो अरबी फारसी बोली जाती थी, तो इसलिए ईरान का जो निवासी था मरकारा, ये काफ़ी सहायता इससे मिली फ्रांसीसियों को भाषा अनुवाद और समझने में, ठीक है। वो दोनों भाषा जानता था, फ्रेंच भी जानता था और अरबी और फारसी भी जानता था, ठीक है। 1668 ईस्वी में इस दल, यानी जो फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में जो दल आया था, अभियान आया था भारत, इस दल ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सूरत में अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, और यहाँ पे फ्रांसीसियों ने भी सूरत में ही अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। मरकारा यानी ईरान का निवासी जो था मरकारा, उसने गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त करके 1669 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना लगाया, ठीक है। तो ब्रीफ में आप इसको समझिएगा कि जो मरकारा जिस काम के लिए आया था उसने उसमें वो सफलता प्राप्त की, और गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, जो कि उस समय उसने अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया इस कंपनी के लिए, और 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरा भी कारखाना स्थापित कर ली। किसने? तो फ्रांसीसियों ने। तो ब्रीफ में आप समझिए, इस नोट्स आपके दिमाग में आ जाए कि लुई 14वां जो सम्राट था जब फ्रांस का, उस समय कोलबर्ट, रिचलू और हेनरी चतुर्थ के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा, जिसमें एक ईरान का निवासी था मरकारा भी इस अभियान दल में था। और 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित हुई, और मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पर प्राप्त करके 1669 में दूसरा कारखाना फ्रांसीसियों का मसूलीपट्टनम में लगवाया। फ्रांसिस मार्टिन को, एक दूसरे व्यक्ति है फ्रेंच के फ्रांसिस मार्टिन, इसको सूरत और मसूलीपट्टनम की जिम्मेदारी सौंप दी गई। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस मार्टिन, फ्रैंक कैरो दूसरा है, फ्रांसिस मार्टिन दूसरा है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रांसिस मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। अब इसको जमीन मिल गई, धीरे धीरे इसने विस्तार करना प्रारंभ किया, और 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने उसके नेतृत्व में तंजावुर के शासक से मद्रास के निकट सेंट थोमे प्राप्त किया, किंतु अगले वर्ष उसका जल सेनापति दी लाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना से पराजित हुआ, फलतः सेंट थॉमे डचों के पास चला गया, ठीक है। इसी बीच जो फ्रांसिस मार्टिन था, जिसे सूरत और मसूलीपट्टनम का अध्यक्षता दी गई थी, उस फ्रांसिस मार्टिन और बेलांग लेस्पिने ने वेलिंगकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट प्राप्त किया। किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने। इसी गांव को
पौंडीचेरी के रूप में फ्रांसीसियों ने 1674 ईस्वी में विकसित किया। जो आज का जो पांडिचेरी है वो मद्रास के निकट जो है उसको विकसित करने में इसी फ्रांसिस मार्टिन का हाथ है और 1614 ईस्वी में इसने विकसित किया। यह पूरी तरह से किलेबंद थी यानी फोर्ट लुई थी। 1674 ईस्वी में स्थापित पौंडीचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बना दिया गया। 1674 में पौंडीचेरी की बसाया गया और 1701 में वो पूरी जो फ्रांसीसी बस्तियां थी उसका केंद्र बना दिया गया। इसलिए फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके 1690 से 92 के बीच में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र को भी स्थापित किया। अब बंगाल में भी इन्होंने यह कार्य कर लिया। इस समय यूरोप में डचों, अंग्रेजों द्वारा समर्थित और फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिद्वंदिता चल रही थी। यूरोप में एक प्रतिद्वंदी चल रही थी डचों यानी नीदरलैंड और फ्रांसीसियों के बीच, और नीदरलैंड को कौन समर्थन दे रहा था? अंग्रेजों ने। उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और यहाँ दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। किनके बीच? डचों और फ्रांसीसियों के बीच, क्योंकि डच फ्रांस से पहले आए थे और हमने पिछले वीडियो में डचों के बारे में पूरा पढ़ा भी है। पौंडीचेरी को डचों ने 1693 ईस्वी में अपने आधिपत्य में ले लिया और 5 वर्षों तक अपना शासन कायम रखा। जिसको 1674 ईस्वी में जिसे बसाया फ्रांसीसियों ने, उसको छीन लिया किसने? डचों ने, और 5 सालों तक अपने पास रखा। किंतु 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि द्वारा फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। 1697 में हुई रिजविक की संधि और उसके द्वारा पौंडीचेरी को फिर से फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। किसने? डचों ने। फ्रांसिस मार्टिन को पुनः पौंडीचेरी का गवर्नर बनाया गया और उसने उसकी समृद्धि को लौटाया तथा अपनी मृत्यु यानी 1706 ईस्वी में जब फ्रांसिस मार्टिन की मृत्यु हुई उस समय तक उसने इसे कलकत्ता से भी अधिक समृद्ध शहर बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1706 ईस्वी से 1720 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसियों की गतिविधियां निष्क्रिय रही, यानी फ्रांसिस मार्टिन के बाद फ्रांसीसी कुछ नहीं कर सके। उन्होंने सूरत और मसूलीपट्टनम की जो फैक्ट्रियां थी वो बंद कर दी। यह सब फ्रांस की आंतरिक राजनीति के कारण हुआ, क्योंकि फ्रांस की सरकार का भी इसमें कंपनी में हिस्सा था, तो वहां की राजनीति इस कंपनी पर असर डालती थी और भारत में इसका प्रभाव पड़ता था। ठीक है, इस दौरान पौंडीचेरी के 5 गवर्नर हुए, किंतु कोई भी फ्रांसिस मार्टिन की मजबूत और बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का अनुसरण नहीं कर सका। एक दौर फिर से आया 1720 से 1742 ईस्वी का। ठीक है, इसके मध्य पौंडीचेरी के नए गवर्नर लीनो और ड्यूमा बनाए गए। ये 2 गवर्नर बनाए गए और इस 22 वर्ष के अंतराल में, और उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी ने पुनः विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त की और एक बार फिर से गियर पकड़ा फ्रांसीसी कंपनी ने और अपने चरम पर गया। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1724 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट के स्थित माहे, ठीक है, और 1739 ईस्वी में कराईकल पर अपना अधिकार करके कंपनियां खोली। याद रखिएगा, 1721 में मॉरिशस, 24 में माहे और 1739 ईस्वी में कराईकल पर उसने कंपनियां खोली। 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार बना लिया। इससे भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मर्द संघर्ष आरंभ हो गया। 1742 तक तो वो व्यापार के ही थे, लेकिन 1742 के बाद उन्होंने अपने साम्राज्यवाद विस्तार की नीति को अमल किया, क्योंकि यह सरकार का समर्थन प्राप्त था। सरकार के अधीन थी ये कंपनी और सरकार की नीति थी अपना साम्राज्य विस्तार करना। तो पहले से जो अंग्रेज यहाँ साम्राज्य विस्तार के में लगे हुए थे, तो उनके सामने उनको चुनौती मिलना संभावी था। तो दोनों के बीच यह संघर्ष स्टार्ट हो जाता है यहीं से। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अर्काट का घेरा आगे हम लोग पढ़ेंगे। कब डाला गया? 1751 ईस्वी में। सेंट थोमे या अडियार का युद्ध कब और किनके मध्य लड़ा? तो कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवारुद्दीन की सेना के बीच 1748 ईस्वी में लड़ा गया और फ्रांसीसी सेना ने नवाब को हरा दिया। और इस युद्ध में, अडियार के युद्ध में, एक नए फ्रांसीसी गवर्नर चमके थे जिसका नाम था डुप्ले। आगे हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। पौंडीचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण किसने किया था? फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। ठीक है, फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। हम लोगों ने पीछे कवर किया। रिजविक के संधि के द्वारा पौंडीचेरी वापस किसे मिली? तो फ्रांसीसियों को मिली थी 1697 ईस्वी में।
फिजियोक्रेट कौन थे? तो मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी को फिजियोक्रेट कहा जाता था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जिसे सेंट टोमे के युद्ध भी कहते हैं, का तत्कालीन कारण क्या था? तो एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेना इसका तत्कालिक कारण था। और आगे हम लोग इसको भी कवर करेंगे विस्तार से। पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी? तो 1755 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि हुई थी और इसके तहत ही दूसरी कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको कवर करेंगे। अब एक बार हम लोग फ्रांसीसियों के आगमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को एमसीक्यू को समझ लेते हैं आगे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं। आपने अगर नोट्स को सही से हमारे वीडियो को सुना होगा तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? मसूलीपट्टनम, सूरत, पौंडीचेरी या मद्रास में? तो 1668 ईस्वी में सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस मार्टिन द्वारा विकसित गांव कौन सा था जो बाद में फ्रांसीसी केंद्र बना? सेंट थॉमस, चंदनगर, पौंडीचेरी या वेलिकोंडापुरम? तो ये था पौंडीचेरी। ठीक है, हम लोगों ने इसके विस्तार से इसके बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। चंद्रनगर की स्थापना कब और किसके शासन में हुई थी? तो चंद्रनगर की स्थापना 1690 से 92 ईस्वी में, उस समय जो मुगल जो कौन थे, मुगल सूबेदार थे शाइस्ता खां, उसके शासन के दौरान चंद्रनगर की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजवी की संधि जो 1697 ईस्वी में हुई थी, इसके अनुसार पौंडीचेरी किसे वापस मिला? डचों को, ब्रिटिश को, फ्रांसीसियों को या पुर्तगालियों को? तो यह मिला था फ्रांसीसियों को। और किससे? डचों को। 1693 ईस्वी में डचों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया था, लेकिन 1697 ईस्वी में की रिजवी की संधि के अंतर्गत यह फिर से फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। इसके बाद में हम रिमाइंड करा देते हैं आपको एक बार फिर से। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की स्थापना की और 1693 ईस्वी में उसे डचों ने उससे छीन लिया, लेकिन 1697 ईस्वी में फिर से फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापस मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न, फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस कैरोन, कोलबर्ट, ड्यूमा या फ्रांसिस मार्टिन? तो सही उत्तर है दोस्तों फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की और उसे समृद्ध बनाकर फ्रांसीसी बस्तियों की नींव रखी, इसलिए उन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सातवां प्रश्न है, फ्रांसीसियों द्वारा भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति कब अपनाई गई? हमने आपके अगर अच्छे से वीडियो सुना होगा तो आपको याद होगा दोस्तों, 1742 ईस्वी के बाद। ठीक है, 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में केवल व्यापार तक सीमित न रहकर साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जिससे उनका संघर्ष, अंग्रेजों से संघर्ष आरंभ हो गया और इसके बाद ही कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोक्रेट शब्द का संबंध किससे है? तो फ्रांसीसी मुक्त व्यापार करने वाले समर्थक व्यापारी से थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष किस तरह से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों, क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य एक ही था, साम्राज्य विस्तार करना, तो इनका भारत में अब टकराव निश्चित था। तो भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से आरंभ हुआ था। उस समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय पौंडीचेरी में था तथा मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत, चंद्रनगर में उनके उप कार्यालय थे। और ये सारी कहानी कैसे उनके उप कार्यालय थे हमने पहले देख चुके हैं। दूसरी ओर अंग्रेजों की मुख्य बस्तियां मद्रास, बंबई और कलकत्ता में थी तथा अनेक उप कार्यालय थे। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का भारत में संघर्ष कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। हम लोग विस्तार से और बहुत अच्छे से समझेंगे, एक कहानी की तरह समझेंगे कि पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी और परीक्षा में एक भी प्रश्न आपको छूट के नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1646 से 48 के बीच लड़ा गया था और एला सापल की संधि जो 1648 में हुई, 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, और एला सापल की संधि जो 1748 ईस्वी में हुई थी उससे इसका समापन हुआ था। तो इसको हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट जो परीक्षा उपयोगी है उसको देखते हैं। कर्नाटक उस समय की बात है, 1742 के बाद की बात है। कर्नाटक उस समय हैदराबाद सूबे का अंग था। हैदराबाद सूबे के अंतर्गत कर्नाटक आता था। ठीक है, और यहीं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता इस युद्ध का पहला कारण था, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाकर धनी होने का प्रयास कर रही थी। अतः ऐसी परिस्थिति में दोनों के मध्य संघर्ष अनिवार्य था। वहीं दूसरी तरफ 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में शुरू हो गया। इस युद्ध का प्रभाव भारत
स्थित अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों पर भी हुआ। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे, अतः भारत में भी वे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ पड़े। फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर महोदय, इस संबंध में उनका कहना है कि अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी थी, यानी आग लगा दी थी। ठीक है, ये उनका कथन है और प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। 1744 ईस्वी के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार भारत में पहुंचा। 44 में पहुंच गया भारत में। उस समय भारत में फ्रांसीसी बस्ती के केंद्र पौंडीचेरी का गवर्नर कौन था? डुप्ले था। मैंने बोला था अडयार का युद्ध, याद रखिएगा, आगे इसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे। डुप्ले था। दूसरी ओर मद्रास की अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर कौन था? निकोलस था। ठीक है, निकोलस था, निकोलस मोर्स था। डुप्ले फ्रांसीसी जल शक्ति की निर्बलता से परिचित था, अतः उसने अंग्रेजी गवर्नर मोर्स के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को भारत में तटस्थता की नीति का अनुसरण करना चाहिए। परंतु चूंकि फ्रांसीसी से जल शक्ति में अंग्रेज हावी थे, तो डुप्ले जो था वो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था और दूर की दृष्टि वो रखता था। तो भांप लिया था कि अंग्रेजी शक्ति जो है ना नौसेना में काफ़ी मजबूत है, तो उसने एक चाल चला, अपना कूटनीति अपनाया कि हम लोग अंग्रेजों से ये यूरोप में चाहे जो हो रहा हो, क्योंकि हम कमज़ोर है जल शक्ति में, अंग्रेज से हार जाएंगे, तो हम लोग यहाँ युद्ध में शामिल नहीं होने का उसने एक प्रस्ताव रखा। परंतु इससे पहले ही अंग्रेज गवर्नर को, जो मोर्स महोदय थे, निकोलस मोर्स, उनको यह सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि इंग्लैंड से कमांडर बॉर्नेट की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा, बड़ा जहाजी बेड़ा उसकी सहायता के लिए प्रस्थान कर चुका है। इसी कारण गवर्नर मोर्स ने डुप्ले को किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया, ना हाँ बोला ना बोला, क्योंकि उसको पता चल गया था कि हमारी सहायता के लिए इंग्लैंड से बेड़ा आ रहा है। मद्रास तथा पौंडीचेरी, ये देखो मद्रास और पौंडीचेरी कितने नजदीक है। मद्रास में अंग्रेजी बस्ती है और पौंडीचेरी में फ्रांसीसी, तो युद्ध असंभावी था। पौंडीचेरी के बंदरगाह, मद्रास तथा पौंडीचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे, और ये दोनों जो बंदरगाह है कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आते थे, और कर्नाटक हैदराबाद सूबे के अंतर्गत आता था। ठीक, तो सब कुछ हैदराबाद में ही हो रहा था। डुप्ले ने अंग्रेजों की ओर से निराश हो गए, क्योंकि निकोलस मोर्स ने कोई भी आश्वासन नहीं दिया, तो डुप्ले कर्नाटक कहाँ पहुंचा, वो हार नहीं माना। उसने कर्नाटक का जो नवाब था उस समय, अनवरुद्दीन, उससे निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे, क्योंकि उसी के राज्य में दोनों लोग थे, अंग्रेज भी थे, व्यापार कर रहे थे, और फ्रांसीसी भी व्यापार कर रहे थे, तो उसके पास पहुंच गया कि भाई आप अपने राज्य में ये सब ना होने दे। ठीक है, अनवरुद्दीन के आदेश पर अंग्रेज भी शांत हो गए, क्योंकि उस समय उस राज्य के अंडर में वे लोग थे, कमजोर थे उतने, तो उनको मानना पड़ा, क्योंकि वे नवाब को क्रुद्ध नहीं करना चाहते थे, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को। इस कूटनीति का सहारा लेकर डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की उस समय तो रक्षा कर ली, जबकि फ्रांसीसी जल शक्ति उस समय बहुत कमजोर था, यानी निर्बल था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं मॉरिशस। आपको पता ही होगा कि मैंने पिछले अभी स्लाइड्स में बताया था कि 1721 ईस्वी में मॉरिशस पे अधिकार कर लिया, और मॉरिशस में भी एक फ्रांसीसी बस्ती बना ली थी फ्रांसीसियों ने। ठीक है, तो मॉरिशस के एक अन्य फ्रांसीसी बस्ती थी, उसका गवर्नर था ला बुर्डोने। डुप्ले ने उससे सहायता देने के लिए पत्र लिखा, और जुलाई 1744 ईस्वी तक वह अपनी सेना सहित भारत के कोरोमंडल तट तक पहुंच गया। अब डुप्ले को भी लगा कि हमारी भी हाथ जल शक्ति मजबूत हो गई है। उसने कमांडर बॉर्नेट के उत्तराधिकारी, जो बॉर्नेट जो था अंग्रेज, उसके जो उत्तराधिकारी आए थे पेटन। ठीक है, तो पेटन को, जो कि एक अयोग्य अधिकारी था, जल युद्ध में पराजित करके लंका की ओर भगा दिया, और अब फ्रांसीसियों के लिए कोई बाधा नहीं थी। अतः डुप्ले तथा लॉ बुर्डेनो, जो मॉरिशस से आया था, फ्रांसीसी था और बेड़े के सहायता उसने मद्रास पर आक्रमण कर दिया, और सितंबर 1746 ईस्वी में उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। किसने? तो फ्रांसीसियों ने, डुप्ले और लॉ बुर्डानो ने मिलकर मद्रास पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब इतिहासकार रॉबर्ट्स महोदय हैं, ठीक है, उनके अनुसार डुप्ले तथा लॉ बुर्डोने अधिक समय तक पारस्परिक सहयोग से कार्य नहीं कर सके।
डुप्ले मद्रास को अपने अधिकार में लेना चाहता था। दोनों के दो वक्तव्य थे। डुप्ले चाहता था कि मद्रास हमेशा हमारे पास रहे, जबकि लॉ बुडेने का विचार था कि मद्रास से फिरौती लेकर उसे पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए और अपना चला जाए, और वो चला जाना चाहता था मॉरिशस। अंततः बुरडोने ने विशाल राशि को रिश्वत के रूप में स्वीकार करके मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया और स्वयं वहां से चल दिया। उसने डुप्ले की बात नहीं मानी और पैसा लेकर अंग्रेजों को वापस लौटा दिया मद्रास। मद्रास को वापस करना डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध था, ठीक है। इसलिए ला बुडेने के जाते ही डुप्ले ने मद्रास पर आक्रमण करके पुनः अपने अधिकार में ले लिया। उसने क्लाइव, देखिए ये क्लाइव महोदय, बंगाल, याद रखिएगा, प्लासी, बक्सर, ये सब में क्लाइव का कितना बड़ा आता है। यहाँ पे क्लाइव की एंट्री होती है। तो डुप्ले ने क्लाइव सहित अनेक अंग्रेजों को भी बंदी बना लिया था। क्लाइव यहाँ से शुरू होता है। जिस तरह डुप्ले का राइज होता है ना फ्रांस में, फ्रांस के तरफ से, उस तरह क्लाइव भी उसी तरह क्लाइमेक्स की तरह अपना राइज करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक युद्ध होता है अडयार का युद्ध, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि आगे हम बताएंगे विस्तार से। कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान ही एक युद्ध होता है अडयार का युद्ध। कर्नाटक का नवाब आपको पता ही होगा अनवरुद्दीन था। अनवरुद्दीन अभी तक शांत था, ये सब उसके राज्य में ही हो रहा था, लेकिन अभी तक वो शांत था। और इसका कारण भी था कि डुप्ले ने उसे आश्वासन दिया था कि वह मद्रास पर विजय प्राप्त करने के उपरांत वह नवाब को मद्रास लौटा देगा। मद्रास विजय करने के उपरांत डुप्ले ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया। अतः अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। चूंकि उसने अपना वादा तोड़ दिया था, उसी के राज्य में रहकर उसी को आश्वासन देता, फिर उसी से वादा खिलाफी करता है, तो वहां उस समय नवाब के पास बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी, ठीक है। तो बड़ी सेना ने फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। मद्रास के निकट अडयार और सेंट थोमे नामक स्थान पर, अडयार या अथवा सेंट थोमे, ठीक है, युद्ध में फ्रांसीसियों ने अपनी थोड़ी सी संरक्षित सेना की सहायता से नवाब की विशाल सेना पर विजय प्राप्त की। देखिए अडयार की सेना उस प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध की तरह है कि फ्रांसीसियों के बाद एक छोटी सी सेना थी और नवाब यानी अनवरुद्दीन के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। तब पर भी फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को पराजित कर दिया और इस विजय के फलस्वरूप फ्रांसीसियों की, विशेषकर डुप्ले की ख्याति काफी बढ़ गई। ये आगे मैं जब बंगाल पढ़ाऊंगा तो उस समय पता चलेगा कि किस तरह क्लाइव ने भी ऐसा ही क्लाइमेक्स किया था प्लासी के युद्ध के समय, ठीक है। छोटी सी सेना ने सिराजुद्दौला की विशाल सेना को हराया था, ठीक है। तो उसी तरह डुप्ले ने भी यहाँ पे एक, मतलब किसी के राज्य में रहकर उस आपके राज्य के अधीन करने वाले एक छोटे व्यापारी की छोटी सी सेना ने आपके बड़ी सेना को पराजित कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं अंग्रेजों द्वारा पौंडीचेरी पर अधिकार करने का प्रयत्न। क्योंकि पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के पास था तो ये एक प्रयत्न था। मद्रास तथा सेंट थोमे की विजय से उत्साहित होकर फ्रांसीसियों ने जब पौंडीचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु 1.5 वर्ष के घेरे के उपरांत भी डुप्ले इस पर अपना आधिपत्य नहीं स्थापित कर सका। इसका कारण यह था कि इस बीच इंग्लैंड से अंग्रेजों की सहायता पहुंच चुकी थी। अतः इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने वो उत्तर आगे बढ़कर, यहाँ पे ये लोग सेंट डेविड पर कब्जा करने चले तो अंग्रेज पौंडीचेरी पर ही कब्जा करने चले गए। बढ़कर वो पौंडीचेरी का घेरा डाल दिया, परंतु अंग्रेजों के भी प्रयास असफल रहे। अंत में उन्हें विवश होकर सेंट डेविड ही वापस आना पड़ा। यहाँ पे अडयार और जो मद्रास की जीत ने फ्रांसीसियों को काफी उत्साहित कर दिया था। अब यहाँ पे कर्नाटक का प्रथम युद्ध का अंत होता है। कौन से युद्ध संधि से? तो एला सापल की संधि 1748 में होती है, ठीक है। इधर भारत में दोनों ही पक्ष यानी अंग्रेज और फ्रेंच युद्ध में व्यस्त थे कि यूरोप में 1948 ईस्वी में दोनों देशों के बीच एला सापल की संधि हो गई, ठीक है। ये यूरोप में हुई थी और यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप उन्हें भारत में भी युद्ध समाप्त करना पड़ा। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को भारत में मद्रास, जो पहले से अंग्रेजों के पास था, जिसे फ्रांसीसियों ने जीत लिया था, उसे लौटाना पड़ा तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में, उसके बदले में अमेरिका चले जाइए, वहां पे लुइसबर्ग जो था वह फ्रांस को दिया गया और भारत में मद्रास जो था वो अंग्रेजों को मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो
किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण होते उसको हम लोग विस्तार से कवर कर लिया। अब जो एमसीक्यू है आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट आएगा, एक एक करके सारे प्रश्नों का जवाब अब आसानी से दे सकते हैं अगर ध्यान से आपने वीडियो को सुना होगा तो। 9वां प्रश्न है, सेंट थोमे या अडियार का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया था? याद करिए, अभी मैंने बताया 1748 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब के बीच, नवाब की जो सेना थी, नवाब अनवारुद्दीन की जो सेना थी जो उसके बेटे के नेतृत्व में आई थी, उसको डुप्ले की छोटी सी सेना ने हराया था और इससे मतलब कर्नाटक में ही उसी की सेना को एक व्यापारी की सेना ने हरा दिया था। तो एक बहुत बड़ी जीत थी डुप्ले की। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था ब्रिटिश अधिकारी बॉर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेना, यह तत्कालीन कारण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत किस युद्ध के प्रभाव से हुई थी? ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, स्पेन का उत्तराधिकार युद्ध या अमेरिकी स्वतंत्रता? तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। 1740 ईस्वी में यूरोप में आरंभ हुए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का प्रभाव भारत तक पहुंचा, जिससे भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया और यह 44 में यहाँ पे खबर मिली थी। कर्नाटक उस समय किस सूबे का अंग था? तो हमने शुरू में ही बताया था, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर या अवध? तो हैदराबाद। कर्नाटक जहां प्रथम एंग्लो फ्रेंच युद्ध हुआ था उस समय हैदराबाद सूबे का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? सूरत, चंद्रनगर, मसूलीपट्टनम या पांडिचेरी? तो पांडिचेरी था। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी बस्ती का गवर्नर कौन था? ला बुडेना, निकोलस मोर्स, डुप्ले या फ्रांसिस मार्टिन? तो सही उत्तर है दोस्तों डुप्ले। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया था, इस दौरान पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, जिसने युद्ध की रणनीति बनाई थी और उसके अपोजिट में अंग्रेजी गवर्नर कौन था? निकोलस मोर्स, जो कि मद्रास से था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय मद्रास का अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो अभी मैंने अब उसके बारे में बताया, निकोलस मोर्स था। आगे बढ़ते हैं, डुप्ले ने भारत में युद्ध से बचने के लिए क्या प्रस्ताव रखा था? तो आपको याद होना चाहिए, अंग्रेजों को तटस्थता की नीति अपनाई थी। ऑप्शन बी था, अंग्रेजों से यह बोला था कि हम लोग तटस्थ रहते हैं भारत में। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्ले द्वारा सहायता के लिए किस फ्रांसीसी गवर्नर को बुलाया गया था? फ्रांसिस मार्टिन को, ला बुडेने को, लिनो को या डूमा को? तो फ्रांसिस मार्टिन का तो 1706 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई थी। तो मॉरिशस में फ्रांसीसी बस्ती का जो हेड था, गवर्नर था ला बुडेने, उसको डुप्ले ने बुलाया था। और डुप्ले ने क्या किया था आपको पता ही होगा। डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बुडेनो की सहायता से के लिए बुलाया था, जिसने समुद्री मार्ग से सेना लाकर मद्रास पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास पर फ्रांसीसी कब और कैसे अधिकार कर पाए? तो आपको पता ही होगा, 1746 ईस्वी में अंग्रेजों को हरा करके ला बुडेनो और डुप्ले की संयुक्त सेना ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर अधिकार कर उस पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। और पूरी कहानी आपको पता होगी क्या हुआ था आगे। बुडेनो ने किस तरह से रिश्वत लेकर अंग्रेजों को फिर से मद्रास दे दिया और डुप्ले ने फिर से उस मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया और फिर से एलासापल संधि से अंग्रेजों को फिर से मद्रास वापस मिल गया। ठीक है, ला बुडेने और डुप्ले के बीच मतभेद का कारण क्या था? तो मतभेद का कारण था मद्रास की सत्ता का प्रश्न, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व, नवाब से विवाद या अमेरिका में फ्रांसीसी बस्तियां। तो मद्रास की सत्ता के प्रश्न पे दोनों में विवाद था। डुप्ले मद्रास को अस्थायी रूप से रखना चाहता था, जबकि ला बुडेने उसे अंग्रेजों को फिरौती लेकर लौटा देना चाहता था और दोनों ने ही अपने कार्य किए। अडयार यानी सेंट थोमे के युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन की सेना को किसने हराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ला बुडेने, डुप्ले, क्लाइव या पेटन? तो क्लाइव ने नहीं, डुप्ले ने। डुप्ले की ख्याति हुई थी। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने नवाब अनवरुद्दीन के जो पुत्र थे महफूज खां, उसके नेतृत्व में जो नवाब की विशाल सेना थी उसको अडयार या सेंट थोमे के युद्ध में 1748 ईस्वी में डुप्ले ने हराया था। ठीक है, पांडिचेरी के निकट स्थित किस अंग्रेज बस्ती को फ्रांसीसी घेरा नहीं कर सके थे? मद्रास, कलकत्ता, फोर्ट सेंट डेविड या सूरत? तो ऑप्शन सी है फोर्ट सेंट डेविड। ठीक है, 1.5 वर्ष तक प्रयास के बावजूद डुप्ले फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार नहीं कर सका, क्योंकि अंग्रेजों को इंग्लैंड से सहायता आ गई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? कई बार हमने इसकी चर्चा कर ली है, एला सापल की संधि जो यूरोप में हुई थी।
1748 ईस्वी के एला सापल की संधि से हुई थी। एला सापल की संधि के अनुसार भारत में क्या परिवर्तन हुए, तो मद्रास फ्रांसीसियों को मिला, मद्रास अंग्रेजों को मिला, पौंडीचेरी अंग्रेजों को मिला, या चंद्रनगर समाप्त हो गया। तो मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया गया, ठीक है। और बदले में क्या मिला, फ्रांसीसियों को अमेरिका का लुइसबर्ग शहर मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। सीमाओं में भारी परिवर्तन, फ्रांसीसी शासन की स्थापना, भारतीय राजाओं की कमजोरी उजागर, या ब्रिटिश राज की समाप्ति। तो सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, भारतीय राजाओं की कमजोरी उजागर हो गई। युद्ध ने यह दिखा दिया कि भारतीय राजा विदेशी शक्तियों के सामने कमजोर थे और यूरोपीय शक्तियों ने साम्राज्य विस्तार की ठान ली थी। किस तरह अनवरुद्दीन की विशाल सेना को डुप्ले की एक छोटी सी सेना ने पराजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध से किस शक्ति के महत्व की पुष्टि हुई, तोप, जल, थल या धन बल। तो जल सेना की शक्ति का प्रभाव बढ़ा था। यूरोपीय सेनाएं भारतीय सेनाएं से क्यों श्रेष्ठ थी, चूंकि वे अधिक अनुशासित और प्रशिक्षित थी। संख्या में तो भारतीय सेना ज्यादा थे, लेकिन यूरोपीय जो थोड़े से थे लेकिन अनुशासित थे और प्रशिक्षित थे। इसका सही उत्तर होगा बी। यह युद्ध प्रमाण करता है कि प्रशिक्षित और अनुशासित यूरोपीय सेना अनुशासनहीन लेकिन विशाल भारतीय सेना पर भारी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 27वां प्रश्न लेते हैं। वॉल्टेयर ने भारत में हुए संघर्ष को किस रूप में वर्णित किया है, व्यापार का परिणाम, राजनीतिक की भूल, यूरोप की आग की लपटें, या तोप के गोलों की गूंज। तो तोप के गोलों को गूंज। वॉल्टेयर ने कहा है कि अपने देश में छोड़े गए तोप के एक प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखाने में माचिस लगा दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न लेंगे, उसके बाद कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसको अच्छे से समझेंगे, फिर उसके एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का मुख्य कारण क्या था, कर्नाटक में आर्थिक संकट, फ्रांसीसी और अंग्रेजों की पुरानी शत्रुता, बंगाल में सत्ता संघर्ष, या डचों का हस्तक्षेप। तो बी आंसर सही है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों की पुरानी शत्रुता, ठीक है। यह युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य पहले से चली आ रही प्रतिस्पर्धा का परिणाम था, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध के अनिर्णित अंत से और बढ़ गई थी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का ही परिणाम था दूसरा कर्नाटक युद्ध, जो आंग्ल फ्रेंच युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नाटक के दूसरे युद्ध जो 1744 से 1754 तक लड़ा गया था और पेरिस की संधि से नहीं पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ था, इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। इस युद्ध के 4 कारण थे। पहला कारण क्या था, तो यह युद्ध का वास्तविक कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की पिछली शत्रुता थी। दूसरा कारण क्या था, तो 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजामुल मुल्क का स्वर्गवास हो जाने पर उसके पौत्र मुजफ्फर जंग तथा उसके दूसरे पुत्र नासिर जंग के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया था। पॉइंट देखिए, हैदराबाद सूबे के अंदर ही आता था कर्नाटक, ठीक है। तो हैदराबाद जो सबके ये जो लोग थे ना निजामुल मुल्क, तो उसकी देहावसान हो गई थी। तीसरा कारण है, इसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष हुआ। कैसा, तो कर्नाटक के तत्कालिक जो नवाब थे अनवरुद्दीन, पता ही था अडयार के युद्ध में डुप्ले की सेना ने उसकी सेना को पराजित किया था। तो अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब जो थे दोस्त अली, उसके जो दामाद थे चंदा साहब के मध्य आरंभ हो गया, संघर्ष आरंभ हो गया। कौन, तो तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन और पूर्व के जो नवाब थे दोस्त अली, उसका दामाद चंदा साहब, इनके मध्य आरंभ हो गया था संघर्ष। और फ्रांसीसियों ने चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग, फ्रांसीसियों ने जहां कर्नाटक में चंदा साहब का समर्थन किया तो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। तो उसके अपोजिशन में अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनवरुद्दीन का समर्थन किया, तो हैदराबाद में नासिर जंग जो कि उसका पुत्र था, निजामुल मुल्क का पुत्र था, उसका समर्थन दिया। यानी दोनों ने एक एक खेमा पकड़ लिया। इस प्रकार एक बार पुनः फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच संघर्ष भारत में स्टार्ट हो गए। चौथा कारण था, तंजौर की समस्या ने एंग्लो फ्रेंच शत्रुता को और बढ़ा दिया। चूंकि 1738 ईस्वी में पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा ने तंजौर में होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेकर अपनी सहायता के बदले कराईकल की बस्ती प्राप्त कर ली थी। आपको पता ही था 1739 ईस्वी में कराईकल, ठीक है।
1749 ईस्वी में पुनः तंजौर में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया और इस बार अंग्रेजों ने उसमें भाग लेकर देवी कोट्टाई नामक स्थान प्राप्त किया था। इसके कारण फ्रांसीसी अंग्रेजों से क्रुद्ध हो गए तथा उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो चारों ही महत्वपूर्ण कारण थे दूसरे कर्नाटक युद्ध के। और इसी दौरान होता है 1749 ईस्वी में अंबूर का युद्ध। क्यों हुआ देखते हैं। डुप्ले जो चंदा साहब यानी कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग इन दोनों का समर्थन कर रहा था, उससे इन दोनों से डुप्ले ने संधि करने के उपरांत अपने समर्थकों को सिंहासन पर बैठाने के लिए प्रयास करने लगा। अब तीनों ने किसने, तो डुप्ले ने, चंदा साहब ने और मुजफ्फर जंग ने, तीनों ने संगठित रूप से कर्नाटक के जो नवाब थे तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। अंबूर के अड्यार के युद्ध में तो हराया ही था डुप्ले ने, अब उसमें अंबूर के युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ, उसमें आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1749 ईस्वी को बेल्लोर के निकट अंबूर नामक स्थान पर अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसका पुत्र जो मोहम्मद अली था वह भाग गया। ठीक है, मोहम्मद अली उसका पुत्र जो था वो भाग गया। शेष संपूर्ण कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को इसकी सहायता से प्रसन्न होकर उन्हें पौंडीचेरी के निकट 80 गांव पुरस्कार के रूप में दे दिए। तो डुप्ले की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। अब हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभाव, कर्नाटक को तो दिलवा दिया अपने अनुयायी को, अब उधर तीनों मिलकर फ्रांसीसियों में चले। फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने हैदराबाद से नासिर जंग को आमंत्रित करके उसको कर्नाटक पर आक्रमण करने हेतु भड़काया, यानी चंदा साहब के खिलाफ भड़काया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण भी कर दिया अंग्रेजों की सहायता से और मुजफ्फर जंग को कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों मुजफ्फर जंग को हाँ, तो 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने, जो कि हैदराबाद से था, उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और मुजफ्फर जंग को कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों ने धोखा दे दिया। अंततः नासिर जंग ने उन्हें बंदी बना लिया। किसे? मुजफ्फर जंग को। इन कठिन परिस्थितियों में भी डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा। उसने नासिर जंग के सैनिक अधिकारियों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। यह हैदराबाद की बात हो रही है। इन सैनिक अधिकारियों ने 1750 ईस्वी के अंतिम दिनों में नासिर जंग की हत्या कर दी। अतः मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया गया। वास्तव में यह डुप्ले की महान कूटनीतिक जीत थी। एक तरफ अपना तो साम्राज्य विस्तार कर ही रहा है, उधर हैदराबाद के निजाम को भी वो अपने मनपसंद व्यक्ति को मुजफ्फर जंग को बैठा दिया और कर्नाटक के नवाब को भी अपने मनपसंद चंदा साहब को बैठा दिया। तो इसकी बहुत बड़ी दक्षिण में कूटनीतिक विजय हो गई। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के सिंहासन पर आसीन करने के उद्देश्य से डुप्ले ने एक योग्य और अनुभवी फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को उसके साथ भेजा, परंतु मुजफ्फर जंग की मार्ग में ही हत्या कर दी गई। अतः बुस्सी ने नासिर जंग का जो था उसका छोटा भाई सलावतगंज उसको अपने पाले में रखा था और उसको हैदराबाद के सिंहासन पर आसीन कर दिया। सलावत जंग ने इस सहायता के उपलक्ष्य में उत्तरी प्रदेश फ्रांसीसियों को दे दिया। उधर चंदा साहब ने कुछ दिया, इधर हैदराबाद के निजाम ने भी फ्रांसीसियों को कुछ दे दिया, उत्तरी प्रदेश दे दिया। अतः 1751 ईस्वी में संपूर्ण दक्षिण में फ्रांसीसियों का प्रभाव स्थापित हो गया। अब इसी समय एक आता है त्रिचिनापल्ली का घेरा, यानी कर्नाटक के दूसरे युद्ध के दौरान की ही ये बात हो रही है। इस समय तक डुप्ले के समस्त प्रयास सफल रहे थे। जो भी पत्ता फेंकता था उसके फेवर में होता था। इसी समय मद्रास में नया अंग्रेज गवर्नर थॉमस सांड्स, जो 1750 से 55 के नियुक्त हुआ, जो योग्य और दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने मोहम्मद अली कौन था भाई? अनवरुद्दीन का पुत्र, जिसे भगा दिया था डुप्ले की सेना ने। तो मोहम्मद अली की सहायता करने के उद्देश्य से कहां? तो कर्नाटक में ही था। तो उद्देश्य से मई 1751 ईस्वी में त्रिचिनापल्ली की ओर एक सेना भेज दी। फ्रांसीसियों ने भी कर्नाटक के जो नवाब थे चंदा साहब, उसकी रक्षा हेतु सेना भेज दी। अल्पकाल में ही संपूर्ण कर्नाटक युद्ध का क्षेत्र बन गया। त्रिचिनापल्ली का घेरा और भी लंबा हो गया। इसी वर्ष तंजौर के शासक तथा मुरारी राव नामक मद्रासा सरदार एवं मैसूर के शासक अंग्रेजों से आ मिले, जिससे समस्या और उलझ गई। ठीक है, अब अर्काट का घेरा आता है। त्रिचिनापल्ली का घेरा अभी अंग्रेजों का चल ही रहा था कि इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव, अब देखिए क्लाइव का
क्लाइव का क्लाइमेक्स यहाँ पे एंट्री करता है। रॉबर्ट क्लाइव नामक साहसी अंग्रेज युवक ने, यहाँ से वो शुरुआत करता है। एक बार डुप्ले ने उसे पराजित भी किया था और आगे जाकर किस तरह से बंगाल में प्लासी का युद्ध में विजयी बनता है। तो साहसी अंग्रेज युवक ने गवर्नर सांड्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने का परामर्श दिया। उसका परामर्श तुरंत ही स्वीकार कर लिया। किसने? तो सांड्स ने। और क्लाइव का उद्देश्य था अनवरुद्दीन का ध्यान तिरुचिरापल्ली से हटाने का था। क्लाइव का उद्देश्य अनवरुद्दीन का ध्यान तिरुचिरापल्ली से हटाने था। अब क्लाइव 200 अंग्रेज तथा 300 भारतीय सिपाहियों के साथ कर्नाटक की ओर चल दिया और अगस्त 1751 ईस्वी में वह अर्काट पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गया। यानी राजा कहीं और राजा थे चंदा साहब और राजधानी ही जीत ली क्लाइव ने। ठीक है, अर्काट। चंदा साहब को जब इसका समाचार मिला कि उसकी राजधानी तो अंग्रेजों ने जीत ली, तो उन्होंने अपने पुत्र जो थे रजा खां, उसके नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट की ओर भेजी। रजा खां ने क्लाइव को अर्काट में घेर लिया, परंतु क्लाइव भी 53 दिन तक भूख का सामना करता हुआ डटा रहा, हार नहीं माना। इसी बीच एक अंग्रेजी सेना मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में वहां पहुंच गई। रजा खां को विवश होकर अपना घेरा उठाना पड़ा और अर्काट की विजय से क्लाइव की ख्याति चारों ओर फैल गई। देखो, ये वैसी ही कहानी मैंने बोला था ना, जैसे अनवरुद्दीन की कर्नाटक के राज्य में अडयार के युद्ध में डुप्ले ने एक विजय प्राप्त की थी। ठीक है, उसी तरह चंदा साहब के अंतर्गत कर्नाटक के राज्य में राजधानी जीत ली। किसने? क्लाइव ने। तो इसकी भी ख्याति उसी तरह फैलने ही वाली थी और डुप्ले की तरह एक महान दूरदर्शी हुआ। डुप्ले ने जो सपना दिखाया था ना अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को, हालांकि डुप्ले उसे पूरा नहीं कर सका, लेकिन उस सपने को अंग्रेजों ने पूरा किया। ठीक है, और क्लाइव में उसका बहुत योगदान रहा। इसके बाद क्लाइव और लॉरेंस आगे बढ़े और उन्होंने चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर लॉ को 1751 ईस्वी में पराजित करके तिरुचिरापल्ली पर भी अधिकार कर लिया। यानी अर्काट पर तो अधिकार किया ही, तिरुचिरापल्ली पर भी अधिकार कर लिया, यानी कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। चंदा साहब भाग गया तथा फ्रांसीसी बंदी बना लिए गए, लेकिन शीघ्र ही चंदा साहब को भी पकड़कर उनका वध कर दिया गया। चंदा साहब के स्थान पर मोहम्मद अली, जो अनवरुद्दीन का पुत्र था, उसे कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। यह क्लाइव की कूटनीतिक विजय थी, सैन्य और कूटनीतिक विजय दोनों ही थी, डुप्ले पे हावी हो गई। और इसी समय क्या हुआ? डुप्ले की फ्रांस वापसी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में भी डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ी। उसने शीघ्र ही मराठों तथा मैसूर के शासक से समर्थन प्राप्त कर लिया। अब मराठों और मैसूर का भी एंट्री यहाँ पे हो जाता है और डुप्ले बहुत कूटनीतिज्ञ था, उसने इन दोनों का समर्थन प्राप्त किया। और चूंकि मराठा उस समय काफी मजबूत हो चुके थे, तंजौर के शासकों को तटस्थ रहने का परामर्श दिया और जनवरी 1753 ईस्वी में अपने पास से 3.5 लाख पाउंड खर्च करके तिरुचिरापल्ली का पुनः घेरा डाल दिया। 1753 ईस्वी में साल भर कभी अंग्रेज जीती तो कभी फ्रांसीसियों की। इधर फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाने का निर्णय कर लिया, क्योंकि वह अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण डुप्ले को निरंतर युद्ध की नीति से तंग आ चुके थे, क्योंकि फ्रांस में वहां कुछ अपनी आंतरिक कलह थी जिसके कारण वह युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। अतः डुप्ले को 1754 ईस्वी में फ्रांस वापस जाना पड़ा। उसका उत्तराधिकारी बनकर चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहेयू डे जेमेंट भारत आया। गोडेहेयू ने आते ही अंग्रेजों से संधि वार्ता आरंभ कर ली और 1755 ईस्वी में दोनों के पक्षों के बीच, यानी अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच पौंडीचेरी की संधि हुई और इसी से कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के अनुसार अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी दोनों ही कंपनियों ने आश्वासन दिया कि वे भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। बुशी का हैदराबाद में रहना स्वीकार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने भारतीय शासकों द्वारा प्रदत्त पदवियां एवं उपाधियों का परित्याग कर देने का भी आश्वासन दिया। पौंडीचेरी की संधि की कटु आलोचना की जाती है। स्वयं डुप्ले, जो फ्रांस को यहां तक लाया था, उसने कहा था कि गोडेहेयू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र का अपमान पर हस्ताक्षर किया, क्योंकि गोडेहेयू ने ही पौंडीचेरी की संधि पर फ्रांसीसियों की तरफ से हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार कर्नाटक का दूसरा युद्ध, कर्नाटक युद्ध का दूसरा दौर भी अनिश्चित रहा, परंतु स्थल पर अंग्रेजी सेना की प्रधानता सिद्ध हुई तथा उनका प्रत्याशी मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। हैदराबाद में भी फ्रांसीसियों की सुदृढ़
फ्रांसीसियों की सुदृढ़ रही तथा उन्होंने सूबेदार सलावत जंग से उत्तरी सरकार के चारों जिले मुस्तफानगर, एल्लौर, राजमुंदरी और चिकाकोल प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, तो यहीं से दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू देखते हैं। अगर आपने सही से वीडियो को सुना होगा तो सारे प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सकते हैं। 29वां प्रश्न है, 1748 ईस्वी में हैदराबाद के किस निजाम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो आसफ जाह, ऑप्शन सी आसफ जाह निजामुल मुल्क की। ठीक है, 1748 ईस्वी में निजाम आसफ जाह निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया था? तो अंग्रेजों ने, डचों ने, मराठों ने या फ्रांसीसियों ने? तो फ्रांसीसी डुप्ले ने चंदा साहब को कर्नाटक में और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में समर्थन किया था। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, जबकि अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का समर्थन किया। अंबुर का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया था? तो 1749 ईस्वी में चंदा साहब व अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। 3 अगस्त 1749 ईस्वी को अंबुर के युद्ध में चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और डुप्ले ने मिलकर अनवरुद्दीन को हराया था। अंबुर के युद्ध के परिणाम स्वरूप किसका वध हुआ था? तो अनवरुद्दीन की वध हुई थी। कर्नाटक के जो नवाब थे उसको अंबुर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग गया था। बाद में वह कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में उसे नवाब बनाया गया अंग्रेजों की सहायता से। किस फ्रांसीसी सेनापति ने सलावतगंज को हैदराबाद का निजाम बनाया था? तो बुस्सी ने बनाया था। बुस्सी को डुप्ले ने सौंपा था कि आप इसे ले जाओ। ठीक है, तो बुस्सी ने मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलावत जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित किया था। फ्रांसीसियों को सलावत जंग से कौन सा क्षेत्र मिला था यार? तो उत्तरी सरकार मिला था। सही उत्तर है उत्तरी सरकार। सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को उत्तर सरकार के 4 जिले मुस्तफानगर, एल्लौर, राजमुंदरी और चिकाकोल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्काट विजय किसके द्वारा की गई थी? मेजर लॉरेंस के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव, डुप्ले या बुस्सी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1751 ईस्वी में 200 अंग्रेज और 300 भारतीयों के सैनिकों के साथ अर्काट पर विजय प्राप्त की थी और यह बहुत बड़ी विजय थी। ठीक है, त्रिचनापल्ली का घेरा किसके विरुद्ध था? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, नासिर जंग या रजा खां? तो यह चंदा साहब के विरुद्ध था। त्रिचनापल्ली का घेरा चंदा साहब की सेनाओं के विरुद्ध था, जिसे अंग्रेजों ने क्लाइव और लॉरेंस के नेतृत्व में समाप्त किया था। चंदा साहब की मृत्यु कैसे हुई थी? तो युद्ध के दौरान बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। त्रिचनापल्ली के पराजय के बाद चंदा साहब को पकड़कर मार दिया गया। डुप्ले की फ्रांस वापसी कब हुई थी? तो 1754 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी सरकार की आंतरिक परेशानियों और युद्ध की असहमति के कारण डुप्ले को वापस बुला लिया गया था 1754 ईस्वी में। पौंडीचेरी की संधि किस वर्ष हुई थी? तो पौंडीचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच? तो फ्रांसीसी प्रतिनिधि गोडेहेयू और अंग्रेजों के बीच हुई थी। पौंडीचेरी की संधि के अनुसार दोनों कंपनियां किस बात पर सहमत हुई थी? अपने क्षेत्रों का विस्तार, आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करना, बंगाल छोड़ना या निजाम का समर्थन? तो ऑप्शन बी सही है, आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडेहेयू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन पौंडीचेरी की संधि पर डुप्ले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1751 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव की अर्काट विजय कितने दिनों के घेरे के बाद हुई थी? तो 53 दिनों तक हुई थी। क्लाइव ने 53 दिन तक घेरा झेलते हुए अर्काट में सफलता प्राप्त की थी। पौंडीचेरी संधि के बाद भी किस स्थान पर फ्रांसीसी प्रभाव बना रहा? तो दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभाव बना रहा। संधि के बावजूद बुस्सी हैदराबाद में रहा और वहां फ्रांसीसी प्रभाव बना रहा। 4 गांव उसके अंडर में रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी सरकार के 4 गांव। ठीक है, कर्नाटक के तृतीय युद्ध का मुख्य कारण क्या था? अब हम लोग कर्नाटक के तृतीय युद्ध की तरफ चलते हैं और पूरे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो तीसरे युद्ध का मुख्य कारण क्या था? पेरिस संधि का उल्लंघन, भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ या बंगाल का आर्थिक संकट? तो सही उत्तर है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ। 1756 ईस्वी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ, जिसका प्रभाव स्वरूप भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध छिड़ गया। अब इसको विस्तार से समझते हैं हम लोग। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच और पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। पौंडीचेरी की संधि अस्थायी सिद्ध हुई क्योंकि इसका अनुमोदन दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाना था, लेकिन 1756 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के
सप्तवर्षीय युद्ध काफ़ी फेमस है, ये 53 से 63 तक चला था। आरंभ हो जाने से भारत में भी दोनों पक्ष में युद्ध आरंभ हो गया। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, आप आगे पढ़िएगा इसको विस्तार से, यहाँ पे संक्षेप में देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी सरकार ने अपने एक योग्य सेनापति काउंट डी लाली, इसको एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। डुप्ले को तो 54 में बुला लिया और 58 में लाली को भेजा, और लाली अप्रैल 1758 ईस्वी में भारत पहुंचा। उसके आने से पूर्व ही अंग्रेज बंगाल पर विजय प्राप्त कर चुके थे। चूंकि क्लाइव का ख्याति दक्षिण में बढ़ गया था, मद्रास में किस तरह से उसने कर्नाटक विजय प्राप्त की थी, और उससे फिर वो बंगाल गया और सिराजुद्दौला को किस तरह 1757 के प्लासी के युद्ध में पराजित किया, तो क्लाइव वाटसन के सहयोग से पूरी तरह छा गया था बंगाल में। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। फ्रांसीसियों की फोर्ट सेंट डेविड पर विजय। फ्रांसीसी सेनापति लाली ने आते ही अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड को घेर लिया और जून 1758 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। बंगाल का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो उसको विस्तार से हम लोग समझेंगे। इसके उपरांत उसने तंजौर का घेरा डाल लिया, वहां के राजा से 56 लाख रुपए प्राप्त करने का प्रयास किया। फ्रांसीसी कंपनी को तंजौर के शासक से 56 लाख रुपए पाना था और यह घेरा काफी लंबा हो गया, अतः अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और अंग्रेजी बेड़ा बंगाल से यहाँ पहुंच गई, दक्षिण में पहुंच गई। अतः लाली को बाध्य होकर तंजौर का घेरा उठाना पड़ा, जिससे फ्रांसीसियों के प्रभाव को भारत में हानि हुई। मद्रास का घेरा। अब सेनापति लालू यहीं रुकने वाला नहीं था। सेनापति लाली ने अब मद्रास पर आक्रमण करने की सोची। इस कार्य के लिए उसने हैदराबाद के सेनापति बुसी, आपको पता ही होगा बुसी को बुला लिया, लेकिन बुसी को बुलाना लाली की महान भूल थी, क्योंकि बुसी के हैदराबाद से हट जाने से कर्नल फोर्ट ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और डर के कारण निजाम, जो कि बुसी के रहने से निजाम जो था वो सलावत जंग बुसी के फ्रांसीसी फेवर में था। जैसे ही बुसी गया, निजाम सलावत जंग भी अंग्रेजों से जा मिले। इधर फ्रांसीसियों ने मद्रास का घेरा डाल लिया, परंतु कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसी बीच बढ़ता ऋतु समाप्त हो गई और अंग्रेजी एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा मद्रास आ गया। अंत में लाली को विवश होकर यह घेरा भी उठाना पड़ा, यानी उसका दोनों ही घेरा अनिर्णित रहा और वापस आना पड़ा। आरसी मजूमदार के अनुसार इस अपमानजनक असफलता ने भारत पर फ्रांसीसियों के भाग्य का सब प्रकार से द्वार बंद कर दिया और इसी के समय हुआ एक वांडीवास का युद्ध। मद्रास के घेरे के 1 वर्ष बाद तक अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी छोटी झड़पें होती रही, जिसमें फ्रांसीसियों की स्थिति निरंतर खराब होती रही। 1759 का साल आया। 1759 के अंत में एक योग्य तथा अनुभवी अंग्रेजी सेनानायक आयरकुट एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंच गया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को मद्रास तथा पांडिचेरी के मध्य स्थित वांडीवास नामक स्थान पर बुरी तरह पराजित कर दिया। याद रखिएगा दोस्तों, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। फ्रांसीसी सेनापति बुसी को बंदी बना लिया गया। वास्तव में वांडीवास का युद्ध यह निर्णायक सिद्ध हुआ। इस युद्ध के संबंध में माल्सन का कथन है कि इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन, ड्यूमा और डुप्ले ने बनाया था वो धूल धूसरित यानी मिट्टी में मिल गया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में कर लिया, जिसके 1664 ईस्वी में क्रिस मार्टिन ने बसाया था पांडिचेरी को। उसको 1761 ईस्वी में ही अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया और अगले 1 वर्ष के भीतर ही फ्रांसीसी भारत में अपने अधीन सारे भूभाग खो बैठे। युद्ध का समापन पेरिस की संधि से हुआ, जो 1763 में हुई। पेरिस की संधि 10 फरवरी 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई, जिसे पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। इसके फलस्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के मध्य युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने चंद्रानगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में 1749 तक थे वापस कर दिए। फ्रांसीसियों के पास यह क्षेत्र भारत के आज़ाद होने तक रहा, परंतु साथ में यह शर्त लगा दी गई कि अब जो 1742 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, उसे पूर्ण विराम लगा दिया गया। अब फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकते थे।
इसके उपरांत भारत में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया तथा व्यापार पर ही अपना ध्यान लगाया। इस प्रकार पेरिस संधि के उपरांत भारत में फ्रांसीसी राज स्थापित करने के सारे स्वप्न समाप्त हो गए और अंग्रेजों के लिए एक खुला मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि पुर्तगालियों और डचों को वो तो पहले ही पराजित कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से अंग्रेजों की कहानी चल पड़ती है। अब हम लोग अंतिम इस चैप्टर को कवर करते हैं प्रश्न के एमसीक्यू के माध्यम से। देखते हैं आपको कितने प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। भारत में अंग्रेजी प्रभाव को समाप्त करने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने किस सेनापति को भेजा था? डुप्ले, बुस्सी, ड्यूमा या काउंट डी लाली? तो ऑप्शन डी काउंट डी लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1756, 1757, 1758 या 1760? 1757 ईस्वी में। फ्रांसीसी सेनापति लाली ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया? तंजौर, मद्रास, फोर्ट सेंट डेविड या वांडीवास? तो फोर्ट सेंट डेविड। अप्रैल 1758 में भारत पहुंचने के बाद लाली ने जून 1758 ईस्वी में अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी कंपनी को तंजौर के शासक से कितनी राशि प्राप्त होनी थी? तो 56 लाख प्राप्त होनी थी। लाली द्वारा बुशी को हैदराबाद बुलाने के क्या परिणाम हुए भाई? तो अंग्रेजों ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और यह सबसे बड़ी भूल थी, ठीक है, लाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास का घेरा क्यों विफल रहा? वर्षा ऋतु के कारण, सैनिकों की कमी के कारण, अंग्रेजी बेड़े के आगमन के कारण या आपसी कलह के कारण? तो अंग्रेजी बेड़े के आगमन के कारण। मद्रास का घेरा वर्षा के बाद अंग्रेजी जहाज बेड़े के आगमन से विफल रहा और लाली को घेरा हटाना पड़ा। भारत में फ्रांसीसी भाग्य का द्वार बंद हो गया, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था आरसी मजूमदार ने। ठीक है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता ही होगा 1760 ईस्वी में। या इस युद्ध के साथ ही फ्रांसीसियों का पूर्ण विराम लग गया। 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति सर आयरकुट ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया, बुशी को भी पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास के युद्ध में किस फ्रांसीसी सेनापति को बंदी बना लिया गया? तो बुशी को बंदी बना लिया गया था। वांडीवास का युद्ध ने उस भवन को धूल धूसरित कर दिया जिसे मार्टिन, ड्यूमा और डुप्ले ने बसाया था, यह कथन किसका था? तो यह कथन मालसन महोदय का था। पौंडीचेरी पर अंग्रेजों ने कब अधिकार कर लिया? तो 1761 ईस्वी में। वांडीवास युद्ध के 1 वर्ष के बाद पौंडीचेरी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कर्नाटक का तृतीय युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो पेरिस की संधि से हुआ। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध का अंत एलासापल की संधि 1748 से हुआ। कर्नाटक के दूसरी युद्ध का समापन पौंडीचेरी की संधि से हुआ 1755 में और कर्नाटक के तीसरे युद्ध का समापन 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, पेरिस की संधि की प्रमुख शर्त क्या थी? तो पेरिस की प्रमुख जो शर्त थी वह थी फ्रांसीसी व्यापार अब नहीं कर सकते हैं और ना ही फ्रांसीसी केवल व्यापार कर सकते हैं, भारत में सेना नहीं रख सकते हैं। ठीक है, पंगु बना दिया गया। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को कौन से क्षेत्र वापस कर दिए? तो चंद्रनगर को छोड़कर 1749 ईस्वी तक के सभी क्षेत्र वापस कर दिए। और आज का अंतिम प्रश्न, पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में कौन सी शक्ति के रूप में रह गए? तो केवल व्यापारिक शक्ति के रूप में रह गए। तो दोस्तों आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी जरूर देना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर योर वाचिंग स्टडी अफेयर्स। थैंक यू।